हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिफॉर्मर्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारी एक नई पहल है ताकि हम गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकें और उनको अच्छे से एजुकेट कर सकें। तो हमारा एक नया चैनल है रिफॉर्मर्स ऑफ एजुकेशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ROE। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो रिगार्डिंग माई इंट्रोडक्शन, आई एम रजत सिंगला. I have passed out of Thapar University, Patiala. Then I got placed in Reliance Industries Limited, and I worked there for around 1 year. मैं मुंबई में प्लेस था और मेरी वहाँ पे 1 साल के लिए जॉब थी। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने काफ़ी मल्टीपल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए, जैसे कि SSC CGL, CPO मतलब सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मुझे दिल्ली सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल रही थी। इसके अलावा IBPS बैंक PO, CDS का रिटन क्लियर हुआ था, और पर जो SSB है जो इंटरव्यू होता है उसमें मैं लास्ट राउंड में बाहर हो गया। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड 97% टाइम इन कैट। अपार्ट फ्रॉम इट, जब मैं तैयारी कर रहा था मेरी तैयारी थोड़ी अच्छी हो गई थी और मैं पढ़ाई में भी मेरा पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट था। सो आई वर्कड एज अ सीनियर फैकल्टी फॉर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड इन अ रेपिटेटिव इंस्टीट्यूट इन पटियाला। अपार्ट फ्रॉम इट, ये कुछ मेरे बारे में है कि मैं काफ़ी पैशनेट हूँ गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को उनकी ड्रीम जॉब दिलाने के लिए। तो मुझे काफ़ी शौक़ है उनको मेंटर करने का, आप सब लोगों को मेंटर करने का और एजुकेट करने का। अपार्ट फ्रॉम इट, करंटली आई एम वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन पंजाब। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैनल? आप इस चैनल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये चैनल आपको एजुकेशनल और मोटिवेशनल कंटेंट देगा विच विल बी रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्जाम्स। हम आपको इसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी देंगे, जो कि 1-to-1 होगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपकी जर्नी में साथ रहेंगे। अगर आपको गाइडेंस की कुछ बच्चे होते हैं कि वो एग्ज़ाम का प्रेशर ले लेते हैं तो उनको काउंसलिंग या मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो हमारा ये प्रोग्राम भी साथ साथ चलता है। हम आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। कई बार आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है और कई बार एग्ज़ाम डिले हो जाता है, तो उस केसेस में भी हम आपको अच्छे से मेंटर कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम इट, हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं जो कि सिर्फ क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए हैं फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम आउट देयर, चाहे वो SSC हो, चाहे बैंक PO हो, चाहे पंजाब के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो। हर चीज़ के लिए वो वैलिड है जो हम पढ़ाते हैं गवर्नमेंट एप्टीट्यूड, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट्स हैं हम उसका एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ना कि इसको कि सिर्फ ये इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, ये इस एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। तो जो हमने पढ़ा दिया वो हर एक एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। इसके अलावा जो कैट का एग्ज़ाम है हम उसकी भी कोचिंग देते हैं, पर उसके लिए हमारे डिफरेंट सेपरेट बैचेज़ हैं, क्योंकि जो कैट का जो लेवल होता है उसमें जो क्वांट का और रीजनिंग का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम से। तो उसके हमारे अलग बैचेज़ हैं, तो हम हमारे साथ इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा और आते हैं आज के सेशन पे। अभी हाल ही में एक PSSB जो कि पंजाब का बोर्ड है जो कि एग्ज़ाम्स लेता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लेता है पंजाब में, जैसे कि UPSC है सेंटर में, एक PSSB का बोर्ड है पंजाब में। तो इसने हाल ही में एक एग्ज़ाम लिया था जनवरी में फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर असिस्टेंट। आज हम इसके जो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, और याद रखना मैं मैथ्स नहीं बोल रहा, मैं बार बार क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड बोल रहा हूँ। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि मैथ्स वो चीज़ थी जो आपने 10th या +2 लेवल तक किया था। इसके बाद अब है क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। हम आपको बताएंगे धीरे धीरे ये सब भी कि इसमें फ़र्क क्या है और बच्चे कहाँ गलती करते हैं, किसको मैथ समझ लेते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज इसका पार्ट 1 है, जो सीनियर असिस्टेंट में जो क्वेश्चंस आए थे क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के, उस क्वेश्चंस का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपके लिए जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, एक या 2 दिन में। सॉरी। सो शुरू करते हैं। यह है फर्स्ट क्वेश्चन। मेरी आपको हर क्वेश्चन में एडवाइस ये रहेगी कि आप पहले इसको एक बार पॉज करिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर हमारा मेथड देखिए।
तो एक बार पॉज कर लें वीडियो को। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि एक फार्मर है, ही बाइज 240 cows, he sells some of them at 20% and the remaining at a gain of 30%। कि जो 20% कुछ काउस 20% गेन के लिए सेल कर दी, कुछ काउस 30% गेन के लिए, और इसको टोटल एज अ होल 28% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो इसने पूछा है कि देन हाउ मैनी डिड ही सेल एट अ गेन ऑफ 20%, कि जो 20% पे इसने सेल की वो कितनी, ये हमको बताना है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं बेसिक मेथड। अगर कोई बच्चा, मैं किसी 8th या 9th क्लास के बच्चे को बोल एक प्रॉब्लम दूँ तो उसको कैसे करेगा, तो वो करेगा, या जिसको मतलब जिसने कभी क्वांट ना पढ़ा हो, जो इसको मैथ्स के तरीके करेगा, वो कैसे करेगा, एक पार्ट मान लेगा x और दूसरा मान लेगा 240 माइनस एक्स। ठीक है, कि मान लो जो 20% वाला पार्ट है वो x है और जो 30% वाला पार्ट है वो 240 माइनस एक्स। तो फिर ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि जो 20% ऑफ x प्लस जो दूसरा पार्ट है 240 माइनस एक्स, जो उस पर गेन हो रहा है दैट इज 30%, ये सारा गेन किसके इक्वल है, जो कि टोटल 240 पे हो रहा है, एंड दैट इज 28%। तो मतलब कि जो x काउज है उस पर हमको 20% गेन हो रहा है, जो 240 माइनस एक्स काउज है वो उस पर हमको 30% गेन हो रहा है, और एज अ होल दैट इज इक्वल टू 240 काउज पे हमको एज अ होल 28% गेन हो रहा है। इसको अगर सॉल्व करेंगे, पहले तो हम परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और शायद, हाँ, एक ज़ीरो कट जाएगी सब में, ज़ीरो इसमें कॉमन है, इसमें भी है। तो अब इक्वेशन क्या बनती है, 2x प्लस 240 इंटू 3 मतलब 720 माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 24 इंटू 28। ठीक, अब अगर इसको हम सॉल्व करें, ये बन जाता है 720 माइनस 24 इंटू 28 एंड दैट इज इक्वल टू x। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी जी, तो फिर ये क्या बच गया अंदर, अगर हम 24 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 24 माइनस ये है 24 इंटू 30 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू x। सबसे पहली बात तो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ बच्चे करेंगे 24 इंटू 28 करेंगे, फिर उसका कोई वैल्यू आएगी, उसको इधर ले जाएंगे, फिर 720 से माइनस करेंगे। सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, मतलब वो रॉन्ग नहीं है, वो थोड़ा लंबा मेथड चला जाएगा, क्योंकि हमको एग्जाम में क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी करना होता है, इसलिए ये अप्रोच सही रहती है कि 24 को हमने कॉमन ले लिया, 30 माइनस 28 किया, तो अपना x की वैल्यू आ गई 24 इंटू 2 दैट इज़ 48, तो अपना 48 आंसर आ गया, दैट इज़ ए ऑप्शन। ठीक, अब ये तो है तरीका मैथ्स का। अब हम तरीका देखेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें एक टॉपिक होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन में अगर हम करेंगे इसको उस हिसाब से करें तो ये बच्चों को पता भी होगा कि एक तरफ हो रहा है 20%, दूसरी तरफ हो रहा है 30% और इस पे होल हो रहा है 28%। तो इसमें माइनस करेंगे तो इस पे आएगा 8, अगर यहाँ से माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 2, मतलब हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया कि 28 और 20 का डिफरेंस 8, 30 और 28 का डिफरेंस 2। इसके अगर हम रेशियो लें तो ये बन जाएगा 1:4। इसका मतलब ये है कि जो रेशियो है 20% और 30% पे जो उसने काउ सेल की हैं उनकी रेशियो हमको पता लगी, दैट इज़ 1:4। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये टोटल जो है अगर हम रेशियो में काउंट करें दैट इज़ इक्वल टू 5 रेशियो। बोल सकते हैं कि 1 + 4 ये 5 रेशियो है, और 5 रेशियो की वैल्यू हमको एक्चुअल में कितनी दे रखी है
240 काउस। एक्चुअल में उसकी वैल्यू हमको दे रखी है 240। तो अगर हम इसको देखें ध्यान से, तो अगर 5 की वैल्यू 240 है, 1 की वैल्यू क्या होगी 120, वही अपना आंसर है कि 1 के लिए आ जाएगा 120, सॉरी देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक। तो सॉरी ये 48 आएगा, 5 4 20 एंड 5 5 40, तो ये 48 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 48, तो 1 की वैल्यू आ गई 48, और जो दूसरा है वो क्या आएगा 240 माइनस 48, दैट इज 192। तो एक ये तरीका देखिए, दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड ये तरीका देखिए, दिस इज मैथ्स ऊपर वाला। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो हर तरीके से हो जाएगा। इसके अब और भी शॉर्ट तरीके हैं जो हम आपको क्लासेस में बताएंगे। एक ही बेसिक तरीका है जो सब बच्चों को पता होगा, तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम ये भी सिखाएंगे आपको कि जो कैलकुलेशन है वो इजी कैसे बनानी है एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बच्चे जो कैलकुलेशन को ही बहुत टफ बना लेते हैं और उसमें गलती कर देते हैं, और जब एग्ज़ाम टाइम होता है तब उसमें बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो आपको वैसे नहीं करना है, जो कैलकुलेशन को सिंपल रखना है, ठीक। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आ गया 48। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, उसको ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं कि एक गार्डन है, गार्डन में 180 ट्रीज़ हैं एप्पल के, 216 ट्रीज़ हैं मैंगो के, और 324 ट्रीज़ हैं बनाना के। ठीक। तो क्वेश्चन क्या है अभी कि दे आर अरेंज्ड इन n rows in such a manner that each row has the same number of trees and of the same variety। कि हमने इनको जैसे कि n rows में डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हर एक रो में सेम ही वैरायटी हो, सेम नंबर ऑफ के जो कि हर एक वैरायटी में, जो हर एक वैरायटी है जैसे कि एप्पल के ट्रीज़ हैं उसमें सेम नंबर हो हर एक रो में। तो हमने ये पूछना है, ये बताना है इनको कि जो ऐसी रोज़ बनेंगी वो कितनी बनेगी। ठीक। इसके लिए हम यूज़ करते हैं HCF। आपने पढ़ा होगा 7th 8th क्लास में HCF, दैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले हम देखते हैं इसका HCF कितना आएगा, 180, 216 और 324 का। इसका अगर हम HCF देखें तो हम देखें, अगर ये HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है। तो एक तो हमको दिख रहा है 18, तो दिख ही रहा है, सब में 18 है, जो कि ये है 18 टेंजा, ये है 18 12, ये है 18 इंटू 18, ये तो स्क्वायर ही है 18 का। अब हमको दिख रहा है कि इसमें 2 भी कॉमन है, तो अब हम यहाँ पे 2 भी ले लेते हैं। 2 कॉमन किया तो यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9। अब ये आ गया HCF 36। पर देखिए ऑप्शन है 36, पर ये सही आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने पूछा है कि जो 36 है, 36 तो वो चीज़ है ना कि जो हर एक रो में कितने ट्रीज़ आएंगे, हर एक रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज़ हैं दैट इज 36, पर जो नंबर ऑफ रोज है वो मुझसे पूछेंगे। तो जो नंबर ऑफ रोज है वो है असल में 5 प्लस 6 प्लस 9। ठीक। तो 5 प्लस 6 प्लस 9 कितना होगा, दैट इज 20। तो अपना सही आंसर क्या है इसमें 20। कई बच्चों ने मुझे पता है 36 में मार्क कर दिया होगा, पर 36 आंसर नहीं है, इट इज़ 20। अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते थे कि एप्पल के कितने ट्रीज होंगे, एप्पल की कितनी रोज होंगी, तो उसका आंसर आ जाता है 5 के 5 रोज एप्पल की हैं, 6 रोज मैंगो ट्रीज की हैं और 9 रोज बनाना ट्रीज की हैं। ठीक। तो आपको इंडिविजुअली पता लग गया और आपको कलेक्टिवली पता लग गया, कलेक्टिवली आंसर है 20। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी एक बार ध्यान से पढ़िए, पॉज कीजिए वीडियो को, ध्यान से पढ़िए, फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं।
जी तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अ मैन ट्रेवल्ड अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर बाई प्लेन, कि 1800 का डिस्टेंस है, इसने प्लेन, ट्रेन और बस से ट्रैवल किया। अब बोला कि 1/3 ऑफ द होल ट्रिप ट्रेवल्ड बाई प्लेन। 1/3 मतलब 600 किलोमीटर इसने सीधा सीधा बोल रखा है कि प्लेन से ट्रैवल किया। फिर बोला इसने कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज 3/5 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। अब इसका भी पहले मैथ्स वाला तरीका देखते हैं, फिर देखते हैं क्वांट का तरीका। मैथ्स में कोई बच्चा अगर सॉल्व करता है इसको तो कैसे करता कि अगर ट्रेन को x मानता, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज 3/5 ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो अगर ये ट्रेन को x मानता तो बस का कितना आ जाता, 3/5x। ठीक, तो मैथ के हिसाब से इसका आंसर क्या आता, 3/5। इसकी वैल्यू कितनी आती, 1200, क्योंकि 600 तो चल चुका प्लेन से, बाकी कितना रह गया 1200। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, मतलब हमको जो ये 3/5 है, 3/5 ऑफ x निकालना है। तो पहले हम x निकालेंगे, ये बन जाएगा 8x/5 दैट इज 1200। ये कट जाएगा, 15 8 120, तो x की वैल्यू आ जाएगी 750, बिकॉज 150 इंटू 5 इज 750। तो ये x की वैल्यू आ गई जो कि ट्रेन के साथ है, और बाकी कितना रह गया 450। चाहे उसको ऐसे कर लो कि 1200 में से माइनस कर दो 750 को, तो भी 450 आएगा, या फिर 750 का 3/5 लोगे अगर तो भी 450 ही आएगा। ठीक, अब ये तो वही तरीका हो गया, वही मैथ्स वाला। इसको अगर हम करेंगे क्वांट के तरीके से, अगर हम करेंगे क्वांट के तरीके से, तो उसमें बोला है कि जो ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो बस से 3/5 है। ठीक, तो इसमें ये सोच सकता हूँ कि जो ट्रेन अपॉन बस की रेशियो जो होगी, जिनके इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो रेशियो होगी 3:5। ठीक, ये भी थोड़ा सा मैं लेंदी कर रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तो मतलब इस क्वेश्चन को सीधा बस यही लिखेंगे 3:5। तो 3:5, इसका टोटल कितना हो गया 8, और 8 रेशो की हमको कितनी वैल्यू दे रखी है 1200, क्योंकि जो पहले वाला 600 है वो तो चल पड़ा है प्लेन से। अब बाकी जो 1200 है वो कंबाइंड है 8 एज पर द क्वेश्चन। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, मिनट, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 1 से 150। 1 की वैल्यू आ गई 150। हमसे किसका पूछा था, सॉरी शायद कुछ गलती की है हमने यहाँ पे। सॉरी, मैं इसको उल्टा पड़ गया शायद। तो ये आएगा, जो बस की वैल्यू है दैट इज 3/5 ऑफ ट्रेन, ये लिखा हुआ है ना। तो फिर बस और ट्रेन की रेशियो कितनी आ जाएगी 3:5, दैट विल बी 3:5। टोटल आ गया 8 की वैल्यू दी हुई है 1200, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी 150। तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी 15 3 45, और 5 की वैल्यू आ जाएगी 750। ठीक, तो वो जो बंदा है वो ट्रेन से चला 750 और बस से चला 450। आई एम सॉरी, शायद ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऑनलाइन, वैसे मैं ऑफलाइन काफ़ी पढ़ाता हूँ, तो मैं रिकॉर्ड पहली बार कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ी सी गलती हो रही है, इसके लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। ठीक, तो इसका सोल्यूशन जो शॉर्टेस्ट सोल्यूशन है वो इस तरह से होगा, दैट इज आवर क्वांट मेथड। ठीक, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अपना आंसर देख लेते हैं पहले जी। जो ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर है 450।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक बार पॉज कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। ये सिंपल है। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, कि जो फ्रैक्शन ये दी हुई है उस सब में से स्मॉलेस्ट कौन सी है। अब देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हमने किसी 8th या 9th क्लास के बच्चों को पता है कि जो न्यूमरेटर अगर अपॉन डिनोमिनेटर अगर होता है, कोई भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर जितना बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी हो जाती है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी हो जाती है। तो सिंपल सा फंडा है ये। तो इसमें हमको बस ये देखना था कि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू किस में है। तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है 13, तो इसका आंसर है सीधा ऑप्शन बी। क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू है तो ये ओवरऑल जो फ्रैक्शन है सबसे छोटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं फिर। ओके, सोल्यूशन पहले क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स सेटिस्फाइंग, एक इक्वेशन दे रखी है हमको कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी। ठीक, देन बाय व्हाट परसेंट इज ए मोर और लेस देन बी। तो पहले तो हम इसका रेशो देख लेते हैं, कितनी रेशो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गई। तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक, पूछा है व्हाट परसेंटेज इज ए मोर और लेस देन बी, मतलब ए बी से कितना ज़्यादा या कम है। सबसे पहले तो दिख रहा है कि ज़्यादा है ये, और कितना ज़्यादा है। अगर बी 3 है तो ए कितना, दोनों में फ़र्क कितना है, 1 का, और ए 1 पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि ए बड़ा है। अगर नेगेटिव, अगर ये ए 2 होता तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाता, पर अभी ऐसा नहीं है। तो 1/3 आ गया, 1/3 इंटू 100, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये बन जाएगा 33.33% या फिर 33.1/3%। तो इससे ज़्यादा है, तो क्या आंसर आ गया, बी। तो ये तो सिंपल है। या फिर अगर हम इसको, ये तो होगा क्वांट वाला तरीका, हमें पहले करा दिया क्वांट का तरीका क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था। कई बच्चों को अगर फिर भी नहीं समझ में आया, अगर बेसिक से करना है जो कि मैथ्स वाला तरीका है, तो वो ये है, अगर हम जैसे कोई भी रेशो होती थी हम हमारे स्कूल टाइम में, उसको हम कैसे ब्रेक करते थे, उसको करते थे 4x और 3x, ऐसे ही ब्रेक करते थे स्कूल में। तो a हमने मान लिया 4x और b हमने मान लिया 3x, तो दोनों में फ़र्क कितना है, x का है, और किसके हिसाब से हमने फ़र्क निकालना है, b के हिसाब से जो कि 3x है। तो इसकी जो रेशियो है वो कितनी आ गई, 1/3। अगेन वही चीज़ आ गई जो पहले आई थी, और इसकी रेशियो की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, 33.1/3%। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखिएगा कि जो आपको रेशियोज़ हैं, जो आपको रेशियो टू परसेंटेज है, वो आपको मेमोराइज करनी ही करनी है ताकि आपको जो एग्ज़ाम में काफ़ी इजी हो। जैसे कि मान लीजिए 1/4 दिया होता तो सीधा लिखेंगे आप 25%, ऐसे नहीं करेंगे कि 1/4 फिर एग्ज़ाम में कर रहे हैं कि इंटू 100 करके देखा, फिर कैंसिल किया 25, फिर लिखा 25%, नहीं, इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपको हमेशा याद करना ही करना है। जैसे कि 1/6 का कितना होता है, 16.66, 1/7 का होता है 14.28, 1/9 का होता है 11.11, तो आपको ऐसे ही याद रखनी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमको एक DI दे रखा है, इसको भी एक बार पहले सॉल्व कर लें खुद से। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन जी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज was the production of cars increased by less than 5% in 2008 over last year। कि हमको कार्स की प्रोडक्शन दे रखी है ये टन्स में, हमको इससे कुछ नहीं लेना देना, हमको बस इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है। ठीक, तो हमने देखना है कि कौन सी जो कंट्री है उसकी जो गाड़ियों की प्रोडक्शन है वो 5% से कम थी। ठीक, तो पहली बात तो एक ये है कि ABCD 4 ऑप्शन है पर इसमें 5 हैं। तो पहली बात तो इटली का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हमको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे ऐसे, मान लीजिए इटली यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता और इटली ऑप्शन में होता ही ना, फिर भी बच्चे इटली को कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हमको ज़रूरत ही नहीं है करने की। तो फिर बाकी 4 को देखते हैं। अब इसमें देखते हैं 700 का 5% कितना होता है,
सिंपल है, 7 5 ज़ा 35, 35, तो ये 35 से ज़्यादा है जी, बिल्कुल ये ज़्यादा है। तो फिर ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, कम वाला वैल्यू पूछा है। यूएसए में कितना है, 9 5 ज़ा 45, तो 45 अगर 900 में ऐड करेंगे तो बनेगा 945, तो बस सीधा आंसर है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 940, तो ये कम है, तो अपना आंसर आ गया यूएसए। सिंपल, ठीक। अगर आपको बाकी भी कैलकुलेट करनी है तो कर सकते हैं, तो अगर आपको अपनी कैलकुलेशन पे पूरा ठोस भरोसा है तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल है। तो क्योंकि एग्जाम में वैसे भी टाइम कम होता है, तो हम बार बार चेक नहीं करेंगे। जब हमको अपना आंसर मिल गया तो हम आगे चलते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिखा हुआ है, रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल गिव्स द स्टूडेंट्स स्टडिंग 5 डिफरेंट डिसिप्लिन्स फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट्स। कुछ बच्चे हैं जो आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस की सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। इनमें इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मार्क्स दे रखे हैं सबके, कि उन्होंने इतने इतने मार्क्स स्कोर किए। हमसे पूछा गया, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स अक्रॉस ऑल द 5 इंस्टीट्यूट्स टुगेदर। ये जो कॉमर्स के बच्चे हैं इन्होंने कितना जो है, इनका जो एवरेज कितना है। तो इसके भी 2 तरीके हैं। पहले देखते हैं बेसिक वाला, जो कि मैथ्स का तरीका है। वो है, एक सिंपल बच्चे को बोलते हैं कि अगर एवरेज करना है तो कैसे करेगा, इन सबको ऐड करेगा, जो आपने पढ़ा होगा स्कूल में भी, दैट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 300 प्लस 480 प्लस 360, इसको डिवाइड करता है 5 से, ठीक। तो इसका आंसर कितना आता है, अगर हम जोड़ करें तो 300 400 700 800 800 और 300 1100 1100 और 500 1600 1600 और 1720। सॉल्व करते 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 22, 10 ज़ा 20, 5 4, तो आंसर आता है हमारा 344। अब एक तो हमने ये किया है, यहाँ पे भी देख लीजिए कि 1720, इसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया है, एक तो हमने ये तरीके से किया है। एक हम एक और तरीके से कर सकते हैं, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, कि इसको नीचे कोई भी एक 10 का मल्टीपल बना लो, उससे काफ़ी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। देखिए, जैसे कि 10 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा। अब देखिए, डिवाइड करना डिफिकल्ट है पर मल्टीप्लाई करना आसान है कंपैरेटिवली। तो 172 का डबल कितना हो जाएगा, 344, पीछे 0 और नीचे है 10, इसको कैंसिल करेंगे, आंसर फिर भी 344 आएगा। अब आप खुद देख सकते हैं कौन सा तरीका ईजी है, डिवाइड करने के लिए था। अब इसका तरीका देखते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इस क्वेश्चन का तरीका क्या होगा वो देखते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि पहले हम कोई भी नंबर एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये 5 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 260, 320, 300, 480 एंड 360। इसमें मान लीजिए हमने एक एज्यूम कर लिया कि 300 है एवरेज, हमने एज्यूम कर लिया कि 300 है। तो हम सबकी डेविएशन देखेंगे 300 के हिसाब से कि कितनी कितनी है। जैसे कि 260 के हिसाब से कितनी है, -40 है, क्योंकि ये 40 कम है उससे। 320 के हिसाब से +20 है। 300 के हिसाब से तो 0 ही है। फिर 480 के हिसाब से 180 है और 360 के हिसाब से +60 है। अब हमने सिर्फ डेविएशन ली है 300 के आसपास की जो वैल्यूज़ है, हमने उसके डेविएशन ली है, ना कि पूरी वैल्यूज़। ऊपर वाले मेथड में हमने पूरी वैल्यूज़ ली थी और यहाँ पे हमने सिर्फ डेविएशन ली है, जो कि हमको एक्चुअल एग्जाम में करना है। तो अब हमको इसको डिवाइड करना है। इसको देखिए, इसको भी काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि सिंपली कर लेते हैं। 20 180 एंड 60 240 240 और 20 260, तो ये बन जाता 220/5। अब कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, इंटू 2 करके, हो गया ना इसी। तो फिर 5 2 10, ये 0 कैंसिल हो गई, ये आ गया 44।
अब अपना 44 में आंसर नहीं है, इसका मतलब है कि जो भी हमने एवरेज एज्यूम की थी जो कि 300 है, उसमें अगर 44 प्लस कर देंगे, कि ये प्लस का निशान है इसके आगे, तो प्लस करेंगे वो अपना आंसर आ जाएगा। तो 300 प्लस 44 दैट इज़ 344। ये चिंता मत कीजिए, अगर आपको क्वांट के जो मेथड्स हैं थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैंने पहले भी बताया है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं और ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी हम आपको बता देंगे कि उसका शेड्यूल क्या होता है। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम कांटेक्ट कर सकते हैं तो उसमें हम आपको बेटर समझा सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आएगा 344। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक DI है, तो पहले तो आप DI देख लीजिए एक बार अच्छे से कि एक परसेंटेज ब्रेकअप दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ का। मार्केटिंग में है 18%, अकाउंट डिपार्टमेंट का 17%, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 28%, HR डिपार्टमेंट 14%, IT डिपार्टमेंट 23%। ठीक, अब इस सब डिपार्टमेंट में जो मेन और वीमेन काम कर रहे हैं उनकी रेशो दी हुई है इसमें, और कुछ नहीं देखा। फिर चलिए सीधे इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो देखते हैं DI में। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट पूछा हुआ था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मेन पूछे हुए हैं, तो रेशो कितनी है 7:5। ठीक, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने हैं, परसेंटेज है 18%। ठीक, तो इसके काफ़ी तरीके, एक सिंपल तरीका बस यही है कि 18% किसका निकालना है हमने, 1800 का, क्योंकि टोटल एम्प्लॉयज़ तो 1800 है ना। अगर हमने 18% निकाल लिया 1800 का, फिर वो कितना आएगा, अगर हम इसको अपॉन 100 करें, ये आएगा 324। ठीक, अब जो 324 है दैट इज़ इक्वल टू इसकी कंबाइंड रेशियो, दैट इज़ 7 + 5 12। तो मतलब 12 की वैल्यू हमको दे रखी है 324 और हमको 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 12 की वैल्यू 324, 7 की वैल्यू निकालने के लिए कैंसिल करेंगे, 12 2 = 24, 12 7 = 84, तो ये 27 × 7 आएगा कुछ। ठीक, अब मैं आपको सिखाता हूँ इस क्वेश्चन में कि आप इसको बिना सॉल्व किए कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अपना आंसर क्या था, हमको पता लग गया कि अपनी एक कैलकुलेशन बनेगी जो कि है 27 × 7। तो एक बार मैंने क्वेश्चन ऑप्शंस देख लेता हूँ कि ऑप्शन में क्या है। इसका अगर मैं यूनिट डिजिट देखूँ तो 7 7 = 49, क्योंकि 27 × 7 करना थोड़ा सा टफ काम है, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग काम है, तो मैंने सिर्फ का यूनिट डिजिट देख लिया 7 × 7, वो क्या है 9। तो आंसर में 9 किस में यूनिट डिजिट में, सिर्फ एक ही में है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है कि आपको एक थोड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन बिना सॉल्व किए सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसका बाकी तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये जो इस तरीके से वही बच्चा क्वेश्चन कर सकता है जिसने अच्छे से प्रैक्टिस की हो और जिसको अपनी कैलकुलेशन पे भी विश्वास हो और इसने इस तरीके से भी पहले प्रैक्टिस की हो। तो आपको प्रैक्टिस भी इस तरीके से करनी है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे ही परफॉर्म कर पाए। ठीक या इसका एक और तरीका भी बोल सकते हैं आप कि जो 7 + 7 और 5 है, इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर 12 है, इसकी वैल्यू 12 की वैल्यू 18% है, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1.5%, क्योंकि 12 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू 1.5% हो जाएगी। तो 7 की कितनी होगी, 7 × 1.5%, और ये 1.5% किसका, 1800 का। तो ये भी तरीका है, पर आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो वाला तरीका हो चाहे वो तरीका हो। मेरे हिसाब से आपका जो ये तरीका है, इसको इस अप्रोच के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका आपका सही रहेगा। ठीक, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा हुआ है इन्होंने कि रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द HR डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दैट डिपार्टमेंट। देखते हैं दोबारा DI क्या है कि HR डिपार्टमेंट में जो विमेन है उसकी, उसके जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं कितनी रेशियो है।
तो देखिए इसमें कुछ बच्चे तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ सॉल्व करने का है ही नहीं, क्योंकि इसमें सीधा लिखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन देखें कि मेन और वुमेन की रेशियो 1:3 है HR डिपार्टमेंट में, और पूछा हुआ है कि जो वुमेन की रेशियो है वो टोटल की रेशियो जो इस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ हैं उसका कितना होगा। तो सिंपल सी बात है ये तो कि वुमेन की रेशियो है 3 और टोटल कितना हो गया 1 + 3 4, सिंपल 3:4 है, आंसर आ गया डी। अब इसमें हमसे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं पूछी है तो हम इसको इस तरह से बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। मुझे पता है आपको कुछ एजुकेटर्स ने कुछ बच्चे ऐसे भी करते होंगे कि पहले HR डिपार्टमेंट का जैसे हमने पहले किया था कि 14% निकालेंगे 1800 का, वो कोई वैल्यू आएगी, फिर उसको 1 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वहाँ से 3 की वैल्यू निकालेंगे, फिर वो कोई वैल्यू आएगी, मान लो x आ गई, फिर उसको नीचे जो टोटल वैल्यू आई थी उससे डिवाइड करेंगे, तब भी आपका आंसर 3/4 ही आएगा, चाहे आप करके देख लेना। पर हमको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम स्मार्ट हैं, तो उसमें ये आंसर आएगा, ठीक, 3/4। चलिए ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसको ट्राई करते हैं फिर। द नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली what % द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट्स टुगेदर। देखते हैं इसको कि IT डिपार्टमेंट में अप्रॉक्सीमेटली पूछा हुआ है, ध्यान रखना इसमें अप्रॉक्सीमेटली है, ये भी सिंपल है। ये जो IT डिपार्टमेंट में से पूछा हुआ है नंबर ऑफ विमेन, जो IT डिपार्टमेंट में जो IT डिपार्टमेंट है जो कि 23% है, इसकी जो विमेन है पहले तो इनकी रेशो कितनी है 5:4। इसमें जो विमेन है ये टोटल एम्प्लॉयज़ का कितना % है, बस ये पूछा हुआ है। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें कि जो 9 है, 9 की वैल्यू कितनी है 23%, ध्यान से देखना इस चीज़ को। 9 की वैल्यू इसमें दी हुई है 23% क्योंकि टोटल रेशियो है 9 और यहाँ पे दी हुई है 23%। अगर हम 1 की वैल्यू निकालें, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम इसको मान लें 22.5 मान सकते हैं क्योंकि ½ % का ही फ़र्क है, पर उससे हमारी क्योंकि जो 23 है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, इसे थोड़ा सा छोटा कोई हम देखें 22.5 वो 9 से डिविजिबल है, तो वो क्या आएगा 9 2 = 18, 9 5 = 45। तो मतलब 1 की वैल्यू है 2.5% और 4 की वैल्यू क्या आएगी 2.5 × 4 = 10%। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10%, मतलब 10 से कोई थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी पर अप्रॉक्सीमेटली 10% आएगी। तो बस यही अपना आंसर है। क्योंकि हमसे तो पूछा ही हुआ है ना कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से पूछा हुआ है, तो जो हमने जो निकाला है ये अल्टीमेटली अपने आप टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से ही है, क्योंकि जो 23% है ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का है। तो हमने जैसे कि 100% में से पहले 23% देखा और उसमें से देखा कि वीमेन और मैन की रेशियो, मैन और वीमेन की रेशियो दी हुई है 5:4, तो हमने बस इसमें से देख लिया कि परसेंट के रेशियो में 5:4 है और परसेंटेज में जो वीमेन है अप्रॉक्सीमेटली 10% है, तो इसका आंसर आ गया 10%। ठीक, अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको जल्दी रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो हम आपको वो भी, मतलब उसका भी आपको जो भी लिंक्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पास बहुत सारा कंटेंट पड़ा है आप सबके लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है फ्यूचर में। तो प्लीज़ हेल्प अस टू ग्रो so that we can help you to grow further in your life. Thank you.